आज इंडिया में लाखों यूट्यूबर्स हैं। कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, कोई एजुकेशन के जरिए अवेयरनेस फैलाता है और कुछ सिर्फ व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने सीधे गवर्नमेंट से ही टक्कर ले ली। और इंडिया में जब कोई यूट्यूबर गवर्नमेंट से भिड़ जाता है तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ ऑनलाइन नहीं, रियल लाइफ में भी महसूस होते हैं। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि जब यूट्यूबर गवर्नमेंट से भिड़ जाता है तो क्या होता है। और ये कहानी है एक ऐसे यूट्यूबर की जिसका करियर एक पॉलिटिकल लीडर के वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये है नलिन यादव, जो मुनावर फारूकी के एक शो के लिए ओपन करते हैं, जो कि सिर्फ उन्होंने 5 मिनट के लिए ही स्टैंड अप किया। लेकिन उसके बाद मुनावर फारूकी के कुछ पॉलिटिकल और धार्मिक जोक्स की वजह से एक कंट्रोवर्सी हो जाता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बट पहले नलिन यादव के बारे में देख लेते हैं। उस कंट्रोवर्सी के बाद नलिन यादव 16 मार्च के दिन सुबह सुबह उठे तो उसके घर के ऊपर टायर जल रहे थे। ऊपर गए तो देखा एक बाइक का टायर जल रहा था। पहले लगा ये कोई प्रैंक है, पर जल्दी समझ आ गया ये प्रैंक नहीं, उसके घर पर एक अटैक है। आज सुबह की बात बताता हूँ कि 6 बजे मैं उठ के अपनी छत पे गया। रोज की तरह मेरे घर पे आग लगी हुई थी। छत पे किसी ने जलता हुआ टायर फेंका हुआ था। नलिन ने अपने पड़ोसी से पूछा, भाई ये किसने किया? पर जवाब में मिला गाली, धमकी और थप्पड़। उसको कुछ समझ नहीं आया कि लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तुरंत उसने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस ने बोला थाने आओ। थाने गए तो वहाँ बोला गया हेल्पलाइन पे कॉल करो। सिस्टम ने उन्हें एक कठपुतली बना दिया। और इन 4 सालों में 5 सालों में मेरे घर पे कम से कम 7-8 बार हो चुका है। मैं हर बार पुलिस के पास जाता हूँ और हर बार अपनी एफआईआर कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पुलिस मेरी तरफ से हमेशा एक बहुत छोटी सी एफआईआर कर देती है। और अब एक नई चीज पुलिस ने कर दी है कि वो उनकी तरफ से एक क्रॉस एफआईआर लॉज मेरे ऊपर कर देते हैं, जिसमें मेरे से भी बड़ी धाराएं उनके मेरे ऊपर लगा दी जाती हैं। जबकि क्राइम मेरे साथ होता है, मेरे पास हमेशा प्रूफ होते हैं। मैंने हर तरीके का प्रूफ, हर तरीके का गवाह, हर तरीके की चीज़ कोर्ट में, पुलिस में, हर वो दरवाज़ा जहाँ कानूनी रास्ते से हेल्प मांगी जा सकती थी, मैंने वहाँ वो हर चीज़ करके देख ली अपनी लाइफ में। इसी बीच 50 लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो गई। चिल्लाने वाले, धमकाने वाले और बीच में एक कॉमेडियन जो बस अपनी जान बचाने के लिए इंस्टाग्राम लाइव पे आ गए। और ये सब सिर्फ एक दिन का इशू नहीं था, ये सब साल 2021 से ही चल रहा था। वही दिन याद करो जब मुनावर फारूकी अरेस्ट हुए थे। उस दिन उस शो में नलिन यादव भी परफॉर्म किया था, बस 5 मिनट के लिए। लेकिन जब एक क्लब पे गौर बीजेपी एमएलए का बेटा अपनी भीड़ के साथ वहाँ घुसा तो शो बंद कर दिया गया। पुलिस आई और बिना कुछ सोचे मुनावर के साथ नलिन यादव को भी उठा लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नलिन का कोई वायरल वीडियो भी नहीं था। उन्होंने पॉलिटिक्स पर जोक तक नहीं किया था, फिर भी 57 दिन तक जेल में बिता दिए। वो क्यों? क्योंकि मुनावर फारूकी ने कुछ पॉलिटिकल जोक्स किए थे, इसलिए वो जब जेल से निकले तो उसके लिए दुनिया बदल चुकी थी। वो अब कॉमेडियन नहीं, क्रिमिनल बन चुके थे। उनके ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बार बार अटैक होने लगे और ये 1 या 2 बार नहीं था, बल्कि 6 से 7 बार था। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। इस पूरे 3 साल के दौरान मेरे घर पे कम से कम 6 से 7 बार ये हमला हुआ है। मेरे भाई का पैर तोड़ दिया गया, 3 महीने तक वो बिस्तर पे पड़ा रहा। और इतनी बार हम लोगों को मारा गया है। मैंने कितनी बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, कितनी बार इसके बारे में हर जगह ऑनलाइन बताया है। और नलिन हर बार पुलिस के पास कंप्लेन करते, लेकिन पुलिस भी पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। ऊपर से उन्हीं के खिलाफ काउंटर एफआईआर डाल दी गई। पर आज तक पुलिस ने एक दिन के लिए भी किसी भी अपराधी को एक दिन के लिए भी अरेस्ट नहीं किया। ना कभी किसी को थाने में बंद करा, ना कभी किसी को जेल हुई। मतलब मार भी खाओ और केस भी लो। धीरे धीरे उनका करियर खत्म हो गया। कॉमेडी क्लब ने उनका नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। आखिर में उन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की। सोचा लाइफ वापस ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही कंपनी को पता चला कि ये वही कॉमेडियन है जो जेल गया था, सीधा निकाल दिया गया। आज नलिन यादव कॉमेडी नहीं करते, बल्कि किसी रियल एस्टेट में काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया में अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक जोक बनकर रह गया है? क्या गवर्नमेंट का सिस्टम इतना इनसिक्योर हो गया है कि एक कॉमेडी से भी डरता है? एक बार सोचो, हंसाने वाले को क्रिमिनल बना दिया गया और गुंडागर्दी करने वाले जो रियल क्रिमिनल है उसको प्रोटेक्टर। लेकिन ये तो था नलिन यादव के बारे में कि कैसे उसका करियर वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से बर्बाद हो गई। लेकिन इन सब की शुरुआत मुनावर फारूकी से हुई थी। ये बात है इंदौर सिटी की न्यू एरिया कॉलोनी का एक छोटा सा कैफे विस्कर्स एंड पाउज। वहाँ पे एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी, म्यूजिक, लाफ्टर और थोड़ी सी मस्ती। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ देर बाद यही लाफ्टर क्राइम बन जाएगा। उस रात मुनावर फारूकी और उनके 4 दोस्त नलिन यादव, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, अर्जुन श्रीवास्तव, आशीष सोलंकी और अमित
साहू एक शो के लिए बुलाए गए थे, एक नॉर्मल कॉमेडी गिग। लेकिन ट्विस्ट ये था वो पार्टी सनातन सांस्कृतिक रक्षा दल के एक कार्यकर्ता ने होस्ट की थी और वहीं से शुरू हुआ स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी का ड्रामा। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मुनावर अभी स्टेज पर भी चढ़े नहीं थे, तभी कुछ लोग कैफे में घुस आए। उनमें से एक था अमितेश पटेल, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी लीडर उमेश पटेल का बेटा था। और बस शुरू हो गई पॉलिटिकल ऑफेंस की कहानी। अमितेश ने पुलिस को कॉल करके बोला मुनावर ने हिंदू देवी देवताओं और अमित शाह पर जोक मारा है, लेकिन सच क्या था? आप ये सोच लो सिर्फ मैं हिंदू देवी नहीं, मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जोक टेररिज्म और इस्लाम पे है, और सेकंड हर वीडियो में ट्रिपल तलाक पे जोक है, मेरा गुस्से पे जोक है, बराबर। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मुझे अलाउ करता है कि मैं आपके धर्म का मजाक उड़ा सकूं। आपने अल्लाह के ऊपर या पैगंबर साहब के ऊपर बनाया क्या? मेरी पूरी बात है। उसके बाद फिर भी पुलिस ने एक्शन लिया और 1 जनवरी 2021 की सुबह 1 बजे मुनावर और उनके दोस्त इंक्लूडिंग नलिन यादव को अरेस्ट कर लिया गया। चार्ज लगे IPC 295A, 153V, 505 और आर्म्स एक्ट, मतलब एक जोक के लिए टेररिस्ट जैसे सेक्शन। अरेस्ट के बाद कोर्ट में पेशी किया गया और जज ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी। फिर 8 जनवरी को जुडिशियली कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे ये तो भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो चिल्ला रहे थे भाई ये तो जोक बोला ही नहीं। सोशल मीडिया पर एक आग लग गई और मुनावर फारूकी ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा और उसके सपोर्ट में कई लोग और यहाँ तक कि कई सेलिब्रिटीज भी आए। लेकिन ऐसे ही होते होते जेल के 22 दिन गुजर गए और हाँ, उसके साथ नलिन यादव भी थे जो और कुछ दिन जेल में रहने वाले थे। और जब 35 दिन जेल में गुजर गए तभी 5 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केस में एंट्री ली और अगले ही दिन मुनावर फारूकी जेल के बाहर हो गए। लेकिन मुनावर तो निकल गए बट नलिन यादव जेल के अंदर ही रहे, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। 23 मार्च 2025 मुंबई की द हैबिटेट क्लब एक स्टैंड अप शो के लिए परफेक्ट जगह, लेकिन उस दिन कॉमेडी की जगह वहां सिर्फ तोड़फोड़ और गुंडागर्दी हुआ। ये वही दिन था जब कुणाल कामरा अपना स्टैंड अप शो कर रहे थे। एक ऐसा कॉमेडियन जिसके जोक्स सिर्फ फनी नहीं होते बल्कि गवर्नमेंट के सिस्टम को छेड़ देते हैं। अब कुणाल कामरा हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। उनके जोक्स, उनकी बातें, उनका बोलने का तरीका सब कुछ पॉलिटिकल होता है और इसी वजह से वो अक्सर कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं। लेकिन 23 मार्च 2025 के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दी हैबिटेट क्लब में ऑडियंस रेडी थी कुणाल कामरा के कॉमेडी शो के लिए और वो कॉमेडी शो परफेक्ट चल रहा था और सभी लोग एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन उसी शो में कुणाल ने एक पॉलिटिकल जोक किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर एक सरकास्टिक सॉन्ग गाया। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। ऑडियंस को पसंद आया और हंसी से लोटपोट हो गई। लेकिन कुणाल जानते थे ये जोक महंगा पड़ सकता है, फिर भी उन्होंने उस क्लिप को YouTube पे अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हुआ, व्यूज बढ़े, मीम्स बने, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट के कुछ कार्यकर्ता में गुस्सा भड़क गई। लेकिन अब इसके बाद दी हैबिटेट क्लब में आगे जो होने वाला था उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उस दिन शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता हाथ में हॉकी डंडे और हथियार लेके वेन्यू के अंदर घुस आए और वहां देखते ही देखते कुछ सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। कुर्सियां टूटी, पूरा शीशा टूटा, देखते ही देखते वहां पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां पे पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ के गवर्नमेंट के ही तो कार्यकर्ता थे। इसलिए एक ऐसा स्टेज जहाँ पे लोग हंसने आते थे अब वो तोड़ फोड़ और गुस्सा का मैदान बन चुका था। लेकिन ये यही नहीं रुका, उस दिन कुणाल कामरा के पुतले भी जलाए गए।
एक जोक ने एक शहर में हंगामा मचा दिया और अगले ही दिन एफआईआर दर्ज हुई सेक्शन 153A और 505 के तहत रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के आरोप में। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन बीएमसी ने बिल्डिंग वायलेशन के रीजन देकर दी हैबिटेट क्लब का डिमोलिशन करवा दिया और इसके बाद कुणाल कामरा को डेथ थ्रेट्स और गालियां मिलनी शुरू हो गई गवर्नमेंट के कार्यकर्ता की तरफ से। कुणाल कामरा बात करेगा? हाँ हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना साकम। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब हो गया? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग्स, कॉल्स, मैसेज सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहे थे। कहा जाने लगा कि उस शो में जो भी ऑडियंस मौजूद थी उनको भी पुलिस पूछताछ कर रही थी कि कुणाल ने एग्जैक्टली क्या बोला था। इस पर कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने भी शार्प जोक के थ्रू गवर्नमेंट पर टिप्पणी की है कि पुलिस जो है वो कुणाल कामरा के शो में जो लोग लाइव ऑडियंस थे उनको बुला रही है पूछने के लिए कि उसने शो में क्या बोला था। आई थिंक एक कॉमेडियन की इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती है कि आप उसके जोक किसी और से सुनो, खराब हो जाते हैं, आपको फनी नहीं लगेंगे। तो अगर आपको सच में सुनने हैं तो आई थिंक कुणाल कामरा के शो में जाओ और देखो कि वो क्या बोलता है, बट उसके लिए आपको शो अलाउ करना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे। आपको समझ आएगा कि वो क्या बोल रहा है, वो फनी भी होगा और समझ भी आएगा। तो आई थिंक ऑडियंस को मत बुलाओ, बर्बाद कर देंगे वो लोग जोक्स। कुणाल कामरा ने तो बस एक गवर्नमेंट के ऊपर जोक बनाया था, लेकिन उसी गवर्नमेंट की तरफ से जवाब में मिला तोड़फोड़, एफआईआर और धमकी। लेकिन ये तो थे कुणाल कामरा जो कभी किसी गवर्नमेंट से, किसी पावर से या उनके गुंडागर्दी से नहीं डरे। पर अगला नाम एक ऐसा यूट्यूबर जो शायद पहली बार डर गया था, रणवीर इलाहाबादिया। एक पॉडकास्टर, इन्फ्लुएंसर और एक यूट्यूबर जो अपनी मोटिवेशनल बातें और हाई वैल्यूज कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक दिन उसके एक जोक ने उनके कैरियर का सबसे डार्क चैप्टर लिख दिया। ये बात है 9 फरवरी 2025 की। रणवीर एक शो में गेस्ट बनकर गए थे जिसका नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट। वहाँ उनके साथ कॉमेडियन समय रैना, अपूर्वा और एंटरटेनर आशीष चंचलानी भी मौजूद थे। शो परफेक्ट चल रहा था, हंसने हंसाने का माहौल था और ऑडियंस एंजॉय भी कर रही थी। पर बीच में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट के ऊपर वल्गर स्टेटमेंट दे दिया। So, watch your parents every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? एक ऐसा जोक जो सेकंड में उसके करियर को बर्बाद करने का कारण बनने वाला था। उस वक्त सबने उसे एक कैजुअल रिमार्क समझा, लेकिन जब शो का क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो लोगों ने उसे ऑफेंसिव और इंसल्टिंग कह दिया और फिर वही वीडियो हर जगह वायरल हुआ और वायरल के साथ ही शुरू हुआ ट्रबल। वो वीडियो देखकर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कुछ गवर्नमेंट के लीडर्स भी इस मुद्दे में कूद पड़े और जैसे ही गवर्नमेंट के कुछ लोग इस कंट्रोवर्सी में शामिल हुए वैसे ही रणवीर इलाहाबादिया के पुतले जलाए गए और 10 फरवरी 2025 को मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई IPC 294, 509 और IT एक्ट 67A एक्ट के तहत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुवाहाटी में भी एक और एफआईआर फाइल हुई। उसके बाद फिर आया 7 मार्च जब साइबर सेल्स ने रणवीर को नोटिस भेजा और उन्हें गुवाहाटी में इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया। कहा जाता है उस दिन उनसे घंटों तक पूछताछ हुई। कुछ पॉलिटिकल लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग भी करने लगे थे। लेकिन सोचो जरा, एक मोटिवेशनल फिगर जिसके पॉडकास्ट पर देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे और पुलिस के सामने बैठे हुए अपने एक जोक का मतलब समझा रहे थे। लेकिन फिर आया 18 फरवरी 2025 जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अरेस्ट पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। कानून ने उन्हें बचाया लेकिन उनकी रेपुटेशन पे लगा दाग अभी तक मिटा नहीं। आखिर में रणवीर ने पब्लिक अपॉलॉजी दी लेकिन जनता का फैसला आ चुका था। उन्होंने उसे फेक अपॉलॉजी और डैमेज कंट्रोल कहा और तब से लेकर आज तक वो एक ही जोक उनके कैरियर का सेटबैक बन गया। एक तरफ कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन हैं जो पॉलिटिकल पावर से टकरा जाते हैं और दूसरी तरफ रणवीर इलाहाबादिया जैसे क्रिएटर जो एक हार्मलेस जोक के चक्कर में अपना पब्लिक इमेज खो बैठते हैं। दोनों कहानियां में फर्क सिर्फ एक ही है कि एक ने जोक के जरिए सिस्टम को चैलेंज किया और दूसरे ने जोक के जरिए सिस्टम का गुस्सा झेला।
लेकिन जहां गवर्नमेंट की बात हो और ध्रुव राठी का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। आज ध्रुव राठी इंडियन यूट्यूब का सबसे कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल चार्ज नाम है, बिकॉज वो गवर्नमेंट के सिस्टम पे सवाल पूछता है, उसे चैलेंज करता है और उसे क्रिटिसाइज भी करता है। जब 2014 में बीजेपी की सरकार इंडिया में बना तो उसके एक साल पहले 2013 में एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट होता है ध्रुव राठी नाम से। उनका चैनल बनाने का मोटिव सिंपल था, लोगों को फैक्ट से जरिए जागरूक करना। कोई ड्रामा नहीं, कोई फेक चीजें नहीं, सिर्फ रिसर्च और लॉजिक। लेकिन जब आप सिस्टम के बारे में सच बोलते हो तो सिस्टम खुद आपका सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। ध्रुव राठी ने जब सरकार की पॉलिसीज, उनके काम और उनके फेल्योर्स पर सीधे सवाल उठाए तो गवर्नमेंट के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। प्रॉब्लम ये थी कि ध्रुव राठी इंडिया में नहीं रहते, वो जर्मनी में सेटल हैं और वहाँ के लॉ उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन अगर वो इंडिया में होते तो शायद उनके अगेंस्ट कब का कोई केस बन गया होता। लेकिन डिस्टेंस होने के बावजूद भी गवर्नमेंट के तरफ से उन्हें चुप कराने के कई अटेम्प्ट्स हुए। साल 2022 में आईबी मिनिस्ट्री ने उनके कुछ वीडियोस को ब्लॉक कर दिया, ये कहकर कि उसमें मिस इन्फॉर्मेशन है और फेक क्लेम्स हैं। अब रीजन जो भी हो, इस मामले में साफ पता चल रहा था कि कौन से गवर्नमेंट उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है और गवर्नमेंट का ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2023 और 24 के बीच आईटी रूल्स और फैक्ट चेक यूनिट के थ्रू उनके कई वीडियोस डिमोनेटाइज कर दिए गए और कई डिलीट भी। फिर 2024 में एक बीजेपी स्पोक पर्सन ने डिफेमेशन केस फाइल कर दिया ध्रुव राठी के खिलाफ और बात यही खत्म नहीं हुई। 2025 में जब ध्रुव ने इलेक्शन कमीशन स्कैम पर एक डिटेल वीडियो बनाया तो उस पर भी एफआईआर की डिमांड उठ गई। मतलब भाई फैक्ट बताने पर भी गवर्नमेंट को ध्रुव राठी की तरफ से कड़वी लगी। और फिर मई 2025 में एक और बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आया। ध्रुव ने सिख गुरु पर एक वीडियो बनाया जिसके बाद एसजीपीसी ने ऑब्जेक्शन उठाया और एफआईआर की धमकी दी। आखिर में ध्रुव ने पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से खुद उस वीडियो को डिलीट कर दिए। लेकिन सोचो जरा, ध्रुव राठी अपने फैक्ट्स के जरिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बदले में उसे डिमोनेटाइजेशन, कंटेंट ब्लॉक्स, लीगल थ्रेट्स और गालियां ये सब मिलता है। लेकिन ध्रुव राठी अभी भी वो सरकार से नहीं डरते, वो आज भी उसे क्रिटिसाइज करते हैं। अभी तक मैंने कुणाल कामरा, रणवीर अहलावालिया, ध्रुव राठी, नलिन यादव, मुनावर फारूकी के बारे में बताया कि कैसे किसी ने जोक बोला, किसी ने स्टेटमेंट दिया और किसी ने सच दिखाया और सभी ने इस गवर्नमेंट के सिस्टम का गुस्सा झेला। और यही होता है जब यूट्यूबर्स गवर्नमेंट से पंगा ले लेते हैं तो। और हाँ, क्या होता है जब यूट्यूबर्स किसी गैंगस्टर से पंगा ले ले। तो अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।